हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू लाइट नीट में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, अभी हाल ही में सिंह सर ने हमारे एक न्यू टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है, 1 डे 1 चैप्टर की टेस्ट सीरीज, जिसको कि नीट संजीवनी का नाम दिया गया था। ये संजीवनी भी उसी संजीवनी बूटी की तरह काम करेगी जो कि रामायण में श्री लक्ष्मण जी के लिए काम करी थी। एक दिन में एक चैप्टर पढ़ा, उसका हमने टेस्ट दिया, 50 क्वेश्चन का पूरा टेस्ट हुआ, ऑनलाइन पेपर है ये, और उसमें हमें किस टॉपिक में किस जगह मिस्टेक हो रही है इसका एनालिसिस बहुत प्रॉपर तरीके से हमें मिल जाता है। ठीक है, तो सर के मिशन के साथ कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, इसी के तहत हम इसमें आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं इस पेपर के क्वेश्चंस के डिस्कशन के साथ। तो पहला पेपर फिजिक्स का था, हमारा चैप्टर था यूनिट एंड मेजरमेंट। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, ईच साइड ऑफ क्यूब is measured to be 8.204 meter. What are the total surface of the cube to appropriate significant figure? उससे बोला है कि क्यूब का साइड है हमारा 8.204 और टोटल सरफेस एरिया पूछा है। तो क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है, क्यूब का हमारे पास जो सरफेस एरिया होता है वो होता है एस सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6a स्क्वायर के बराबर। और 6 इंटू साइड कितनी है, 8.204 है इसका स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 403.8 मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन था आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का, जो कि पेज नंबर 6 में दिया है, उसको हल्का सा मॉडिफाई किया है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, 403.8 पहला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 11.48 gram of a substance occupies 2.4 centimeter cube. Express its density by keeping the significant figures in view. Significant figures को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। तो हमसे इसने डेंसिटी पूछी है, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास हमें दिया है 11.48 और वॉल्यूम हमें दिया है 2.4। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा समथिंग 4.78 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बट उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर इन व्यू। तो सिग्निफिकेंट फिगर की बात करेंगे तो यहाँ पे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास 2 है, तो हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना पड़ेगा। ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर जो है तो ये हम राउंड ऑफ कर देंगे, इतना आ जाएगा 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है, पेज नंबर 6 पे दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी आर मेजर्ड विद परसेंटेज एरर 4%, 3%, 2% एंड 1% respectively. Quantity P is calculated as follows. P is equal to A cube B square upon C into D. Then percentage error in P is, तो परसेंटेज एरर निकालनी है इसमें। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसको कि मॉडिफाई करके हम लोग ने यहाँ पे दिया हुआ है। डेल्टा P बाय P इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा A बाय A प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा B बाय B प्लस डेल्टा C बाय C प्लस डेल्टा D बाय D। ठीक है, अब यहाँ पे हम सारे परसेंटेजेस लिख देंगे। 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2 प्लस 1, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 12 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 21%। आंसर ऑप्शन कौन सा, सेकेंड ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आई स्टूडेंट मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड free fall of a body initially at rest in a given time. He uses this data to estimate g. क्या estimate कर रहा है वो, g, that is acceleration due to gravity. If the maximum percentage error in the measurement of the distance and time are E1 and E2 respectively, the percentage error in the estimation of g is. देखो, डिस्टेंस और टाइम के बारे में बात कर रहा है और जी का एस्टिमेशन कर रहा है, तो यूनिट हमारी इक्वेशन हमारी कौन सी यूज हो रही होगी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। बट उसने हमसे क्या बोला है कि इनिशियली बॉडी
रेस्ट पे थी तो u 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बची, s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, और एस्टिमेशन हमें करना है g का, तो g इज इक्वल टू 2s अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। यहां से अगर हम एरर निकालेंगे, डेल्टा जी बाय जी इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा डेल्टा एस बाय एस प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बाय टी। ठीक, कैलकुलेट करेंगे, एस कितना था हमारे पास E1 और ये कितना था 2E2। ठीक है, टाइम का कितना था E2 और डिस्टेंस के लिए कितना था S1, सॉरी E1। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा E1 प्लस 2E2। ऑप्शन देखो कौन सा है, सेकेंड ऑप्शन हमें यहाँ पे दिख रहा है E1 प्लस 2E2। ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 4%, देन द एरर इन द डिटरमिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब। किसके लिए, स्फीयर के लिए, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा आर क्यूब के लिए। हम यहाँ पे परसेंटेज एरर निकालेंगे तो डेल्टा v बाई वी इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाय आर। तो 3 इंटू डेल्टा आर बाय आर कितना दे रखा था 4, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 12%। तो थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था मॉडिफाइड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द यूनिट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की यूनिट पूछ रहा है, और ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसको कि हल मॉडिफाई किया गया है। उसमें परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पूछी थी, हमने यहाँ पे परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस पूछी है। तो परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की यूनिट हेनरीज पर मीटर और न्यूटन्स पर एम्पियर स्क्वायर दोनों होती है। इस वजह से ऑप्शन के क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, विच पेयर हैव इक्वल डायमेंशंस। इक्वल डायमेंशन की बात कर रहा है। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट नहीं, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1/t, मतलब कि इसकी यूनिट, इसकी डायमेंशन कितनी होगी t-1। ठीक, उसके बाद इसके साथ क्या दे रखा है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी भी होता है 1/t, तो इसकी भी डायमेंशन क्या हो जाएगी t-1। तो पहला वाला ऑप्शन तो हमारा मैच कर रहा है आंसर। बट नीचे देखो क्या लिखा है, वेवलेंथ और फोकल लेंथ दोनों की यूनिट क्या होगी, मीटर में ही होगी। तो यहाँ पे भी हमारी दोनों की जो डायमेंशन आएगी वो क्या आएगी, एल आएगी। अगले में जाते हैं वर्क एंड टॉर्क पे बात करते हैं। वर्क का अगर हम फॉर्मूला देखें तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। और टॉर्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे इसकी भी डायमेंशन क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। इस वजह से यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी। देखो डायमेंशनलेस क्वांटिटी उसमें पूछी है, स्ट्रेन डायमेंशनलेस होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी डायमेंशनलेस होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशनलेस होती है, पॉइजन्स रेशियो डायमेंशनलेस होता है, रेडियंट डायमेंशनलेस होता है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए बी डी नहीं, ए बी सी ई नहीं, ए बी सी डी ई जी। ये थर्ड क्वेश्चन हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है असर्शन एंड रीजन का। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पहली बात। और क्या देखो क्वेश्चन, देखो असर्शन पढ़ते हैं। पावर ऑफ अ इंजन डिपेंड्स ऑन मास, एंगुलर स्पीड, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, then the formula of power is not derived with the help of dimensional method। ठीक, उसके बाद देखते हैं कि रीजन क्या लिखा है। इन मैकेनिक्स इफ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 क्वांटिटीज, then we cannot derive the formula of the quantity by the help of dimensional method। हाँ देखो, जब भी कभी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज्यादा फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, अगर वो 3 से ज्यादा क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है, तो वो हम लोग डायमेंशनल मेथड से उसका फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते हैं, ड्यू टू द इनसफिशिएंट इक्वेशन बिटवीन द रिलेशन बिटवीन देम। उनके बीच में जो रिलेशन बनता है उसमें जो इक्वेशन बनेगी वो इनसफिशिएंट होती हैं। इस वजह से हम इसको डिराइव नहीं कर सकते हैं डायमेंशनल मेथड से। इस वजह से असर्शन और रीजन दोनों ही सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। असर्शन का ऑप्शन 1 आंसर हो जाएगा हमारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इन अ स्क्रू गेट
5 complete rotation of the screw cause it to move a linear distance of 0.25 centimeter. There are 100 circular scale divisions. The thickness of a wire measured by this screw gauge gives a reading of 4 main scale division and 30 circular scale division. Assuming negligible zero error, the thickness of the wire is. तो देखो 5 कंप्लीट रोटेशन तो करने में, तो एक रोटेशन कंप्लीट करने में वो कितनी डिस्टेंस मूव कर रहा होगा? 5 कंप्लीट रोटेशन में वो 0.25 मूव कर रहा है, तो एक रोटेशन कंप्लीट करने में वो कितना कर रहा होगा? 0.25 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0.05 सेंटीमीटर वो एक रोटेशन में चल रहा होगा, एक रोटेशन में वो डिस्टेंस मूव कर रहा होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लें कि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कितना होगा, तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0.05 अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, तो 100 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0.05 इंटू 10⁻⁻² के बराबर। ठीक, ये आ गया हमारा लीस्ट काउंट। अब देखते हैं कि 4 मेन स्केल डिवीजन की रीडिंग कितनी आ रही है। 4 मेन स्केल की रीडिंग कितनी आ रही है, तो 4 इंटू 0.05 मूव करने पे वो कितना चला होगा? 0.2 सेंटीमीटर चला होगा। और उसके बाद हम देख लेते हैं सर्कुलर, 30 सर्कुलर डिवीजन चला है, रीडिंग दे रहा है, तो उसकी रीडिंग कितनी आई होगी? तो 30 इंटू 0.05 इंटू 10⁻², इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.015 सेंटीमीटर। अब टोटल रीडिंग हम यहाँ पे निकालेंगे। टोटल थिकनेस अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो थिकनेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? 0.2 प्लस 0.015 इज इक्वल टू 0.2150 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, 2150 सेंटीमीटर। तो ये सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सपोज अ क्वांटिटी y कैन बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ m, l and t. What is y, m, l and t? That is y is equal to ma, lb and t. Then ma can be represented as, देखो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन दी होती है या डायमेंशनल के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो ये हमें पता होता है कि इन दोनों में y, m, l और t के बीच कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा। अगर कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा, ठीक है। अब अगर m के बारे में पूछा है, m का अगर a अगर हम 0 कर देंगे तो ये जो y है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा किससे? मास से। m को a को अगर हम 0 कर देंगे तो y इंडिपेंडेंट हो जाएगा मास के। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा गलत हो जा रहा है। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, ने बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एल टी एंड वाई इफ a इज नॉट इक्वल टू 0। ये आंसर हमारा हो जाना चाहिए। अगले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, कैन बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एल टी एंड वाई। कैन भी पूछा है, तो ए के बारे में तो हमें नहीं मालूम है कि 0 है कि नहीं। 0 है तो ये भी नहीं होगा। कैन नेवर बी डायमेंशनली, तो ये भी नहीं होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, photon in quantum of radiation with energy E is equal to h nu, where nu is frequency and h is Planck's constant. The dimensions of h are the same as that of. पूछा है उसने कि h प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन किसके इक्वल होगी। सो E इज इक्वल टू एच न्यू दे रखा है, तो h इज इक्वल टू E बाय न्यू हो जाएगा। E की डायमेंशन हमारे पास होती है ml² t-2 के बराबर, और v की न्यू की डायमेंशन होती है हमारे पास t-1। ये यहाँ से कैंसिल होगा -1, तो ये आ जाएगा h की डायमेंशन ml² t-1 के बराबर, ml² t-1 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से हम चेक कर लेंगे कि किससे मैच कर रहा है। लीनियर इम्पल्स की अगर हम बात करें, तो ये हमारे पास होता है कितना? एक बड़ा सा फोर्स एक छोटे से टाइम के लिए, और फोर्स को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर। dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो dp के बराबर हो गया। तो ये कितना होता है? मोमेंटम m इंटू वी, और इसका अगर डायमेंशन लिखेंगे तो mlt-1 आएगा। इससे मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो लीनियर इम्पल्स तो नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ।
एंगुलर इम्पल्स की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगुलर इम्पल्स के लिए बात करेंगे तो हमारे पास आएगा डी एल अपॉन डी टी, एंगुलर मोमेंटम अपॉन टाइम इन टू डी टी इज इक्वल टू कितना, डी टी से डी टी कैंसिल और एंगुलर मोमेंटम एम वी आर के बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसकी डायमेंशन देखेंगे एम एल टी माइनस वन और आर हमारा हो जाएगा फिर से एल, तो ये एल पी माइनस वन और ये एम, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आप कितना आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन के बराबर। ये मैच कर रहा है हमारा एच से, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से, इफ पी क्यू एंड आर आर द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कैन नेवर बी मीनिंगफुल क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी मीनिंगफुल, कौन से कॉम्बिनेशन मीनिंगफुल नहीं होंगे। तो देखो बच्चा, जब डिफरेंट डायमेंशन की बात करें, जब वो डिफरेंट डायमेंशंस की बात करें तो सीधी सी बात है कि वो आपस में ना ऐड हो सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। क्या नहीं हो सकता, ना आपस में ऐड हो सकता है ना आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकता है। और जब आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं तो कौन सा ऑप्शन नहीं बनेगा, P माइनस क्यू, पहला ही ऑप्शन हमारा गलत है। तो ये हमारे कोई भी मीनिंगफुल क्वांटिटी नहीं बनेगी, मीनिंगफुल क्वांटिटी पहला वाला ऑप्शन नहीं बनेगा। ठीक, इसमें सेकेंड ऑप्शन को भी चेक कर लो, P इंटू क्यू माइनस आर। अब हो सकता है कि P और Q को मल्टीप्लाई कर दे तो वो R की डायमेंशन के बराबर हो जाएगा, तो ये पॉसिबल है हमारा P इंटू क्यू बाय आर, इसकी डिवीजन तो पॉसिबल है ही है, तो ये हो सकता है। देन हम लोग फोर देखते हैं, पी आर माइनस क्यू स्क्वायर, हो सकता है कि पी आर को मल्टीप्लाई करके वो क्यू स्क्वायर के डायमेंशन के इक्वल हो रहा हो, तो ये भी हमारे पास पॉसिबल है और ये भी हमारे पास पॉसिबल है। तो आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला। ये था हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज 1.9 into 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर will express in CGS units of dynes per centimeter square, it will be equal to, CGS यूनिट में ये कितना होगा, देखो y is equal to हमारे पास होता है एफ एल नॉट अपॉन ए डेल्टा एल के बराबर, और y is equal to हमें दिया है 1.9 into 10⁻11 न्यूटन। एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10⁵ डाइन्स होते हैं, और एक मीटर स्क्वायर में 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1.9 इंटू 10⁻12 वाला जो आंसर होगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर, ये जो ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, the length and breadth of a rectangular sheet are 16.2 centimeter and 10.1 centimeter respectively. The area of the sheet is appropriate significant figures and error is, देखो कितना होगा, रेक्टेंगुलर शीट है तो एरिया इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर। लेंथ हमें दे रखी है 16.2 एंड ब्रेथ हमें दे रखी है 10.1, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 164 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये तो हमारा आ जाएगा कितना, राउंड ऑफ में 164 सेंटीमीटर स्क्वायर, 163.62 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको कि सिग्निफिकेंट फिगर में हम लिखेंगे तो आ जाएगा 164 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक, 164 वाला कौन सा ऑप्शन मिल रहा है हमारे पास, एक ही ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, the vernier scale of a traveling microscope has 50 divisions which coincide with 49 main scale division, in each main scale division is 0.5 mm के बराबर है। तो कैलकुलेट करना है मिनिमम इनएक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है भाई, क्या बोल रहा है, 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 49 मेन स्केल डिवीजन, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर हो जाएगा 49/50,
इंटू 0.5 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 0.49 mm के बराबर। वन ईयर स्केल डिवीजन किसके बराबर हो जाएगा? 0.49 mm के बराबर आ जाएगा। और जब हमसे पूछेगा लीस्ट काउंट, कितना लीस्ट काउंट बताना है, वो कितना हो जाएगा हमारे पास? 0.5 वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 0.5 माइनस 0.49 इज इक्वल टू 0.01 mm के बराबर हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 mm के बराबर हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो 0.01 mm कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, ये हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ये दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग अ टोटल सोलर एक्लिप्स, मतलब कि सूर्य ग्रहण के समय मून ऑलमोस्ट एंटायरली कवर्स द स्फीयर ऑफ द सन। मून क्या करता है? सन की पूरे स्फीयर को कवर कर लेता है। अब सन का साइज देख लो, मून का साइज देख लो, कैसे पॉसिबल है कि पूरा कवर कर लेता है? बट जब हम अर्थ से उसको देखते हैं तो हमें वो पूरा कवर ही तो दिखता है। ये किस वजह से होता है? ये सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट है हमारा यहाँ पे। देखो, सॉलिड एंगल हमारा होता है यहाँ पे डी फाई इज इक्वल टू एरिया अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा? आर मान लेते हैं हम सन और अर्थ की, आर ऐसी, और एरिया हमने सन का ले लिया, इज इक्वल टू एरिया ऑफ मून अपॉन डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक। एस हमने मान लिया है एरिया ऑफ सन, एम मान लिया हमने एरिया ऑफ मून, और आर एस सी मान लिया है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, आर एम डी मान लिया है हमने डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। तो इसमें हमें रिलेशन और बताना है साइज के भी, रिलेशन बताना है डिस्टेंस और साइज के बेसिस पे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे और सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे? पाई इज इक्वल टू एरिया कितना? पाई आर एस का स्क्वायर रेडियस ऑफ सन, और आर एस ई का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर एम का स्क्वायर अपॉन आर एम ई का स्क्वायर के बराबर, ठीक। यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये स्क्वायर निकल के चले जाएंगे, बचेगा हमारे पास आर एस अपॉन आर एस ई इज इक्वल टू आर एम अपॉन आर एम ई के बराबर। तो ये हमारे पास रिलेशन बन के आ जाएगा, आर एस अपॉन आर एम इज इक्वल टू आर एस ई अपॉन आर एम ई के बराबर, आर एस ई अपॉन आर एम ई के बराबर आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ द यूनिट ऑफ फोर्स इज 100 न्यूटन, यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 मीटर एंड यूनिट ऑफ टाइम इज 100 सेकेंड, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास इन दिस सिस्टम? देखो, फोर्स इज इक्वल टू होता है एम एल टी माइनस 2 के बराबर, ठीक है। फोर्स हमें दे रखा है 100 यूनिट के बराबर, ठीक है। एम हमें पूछा गया है, लेंथ हमें दे रखी है 10 यूनिट के बराबर, और टाइम हमें दे रखा है 100 सेकेंड के बराबर। तो 1/100 इंटू 100 के बराबर हो जाएगा। एक जीरो यहाँ से जीरो कट जाएगा, ये 3 जीरो यहाँ पे चले जाएंगे। तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू 1000 इज इक्वल टू 10 के पावर 5 के बराबर। देखो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? सेकेंड ऑप्शन में यहाँ पे आंसर मिल रहा है। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड 10 की पावर 5। Time for 20 oscillations of a pendulum is measured as T1 is equal to 39.6 second, T2 is equal to 39.9 second and T3 is equal to 39.5 second. तो अब इसमें हमें बताना है what is the accuracy for the measurement. Accuracy क्या रहेगी measurement के लिए, इसको देखना है। तो बात करते हैं, देखो mean time 20 oscillations का कितना होगा? तो mean time T is equal to 39.6 plus 39.9 plus 39.5 upon 3
इज इक्वल टू ये आएगा 119.0 अपॉन 3, ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 39.7 सेकेंड। ठीक है, अब ये हमारा मीन टाइम हो गया। अब हमें देखना है कि एब्सोल्यूट एरर हमारे पास कितनी होगी हर एक पे। तो एब्सोल्यूट एरर फॉर डेल्टा T1 is equal to T minus T1 is equal to 39.7 minus 39.6 is equal to 0.1 सेकेंड का यहाँ पे आएगा। डेल्टा T2 के लिए देखेंगे, T minus T2 is equal to 39.7 minus 39.9 is equal to 0.2 आएगा, 0.2 सेकेंड। डेल्टा T3 देखेंगे is equal to T minus T3 is equal to 39.7 minus 39.9 is equal to 0.2, sorry 39.5 is equal to 0.2 सेकेंड आ रहा है। अब मीन एब्सोल्यूट एरर हमारे पास यहाँ पे कितनी आएगी? मीन एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू कितना आएगा? डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3 सॉरी 0.2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0.553 अप्रॉक्सीमेटली आएगा 0.2 के बराबर। तो हमारे पास जो आंसर होगा प्लस माइनस 0.2 सेकेंड की एक्यूरेसी आएगी मेजरमेंट में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज प्रपोज्ड इन विच unit of mass is alpha kg and unit of length is beta meter and unit of time is gamma second. How much will 5 joule measure in this new system? 5 joule मतलब कि एनर्जी की बात कर रहा है। एनर्जी में हम डायमेंशन देख लेंगे, ml स्क्वायर p माइनस 2 होती है। ठीक है, यहाँ पे n1 एक यूनिट है, n2 हमारी न्यू यूनिट है। n1 के अकॉर्डिंग m हमारा है 1 kg, l हमारा है 1 मीटर, t हमारा है 1 सेकेंड। ठीक, यहाँ पे n2 के अकॉर्डिंग m है अल्फा के जी, l है हमारे पास बीटा मीटर एंड t है हमारे पास 1 गामा सेकेंड। ठीक है, अब देखना है हमें n1 इज इक्वल टू n2, n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2। इसको कंपेयर कर देंगे हम लोग इस पे, m की पावर a b L की पावर B और P की पावर C से कंपेयर कर रहे हैं। तो A L1 बाय L2 इज B एंड T1 अपॉन T2 इज C। ठीक, यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो N2 इज इक्वल टू पाई 1 अपॉन अल्फा और कितनी पावर है 1 अपॉन बीटा पावर कितनी है 2, 1 अपॉन गामा पावर कितनी है -2। इसको सॉल्व करेंगे तो n2 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 5 गामा का स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा स्क्वायर। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन मैच कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है 5 गामा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो पहली यूनिट में हमारे पास हाई जूल एनर्जी ये आ रही थी, तो नई यूनिट में हमें क्या देखा जाएगा 5 गामा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ बॉय मेजर्स द लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ अ पेंसिल बाय मीटर रूल, वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज टू बी 1.2 सेंटीमीटर, 1.24 सेंटीमीटर एंड 1.243 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। स्टेट द एक्यूरेसी इन ईच मेजरमेंट रिस्पेक्टिवली।
ठीक है। मीटर रूल में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एक्यूरेसी होती है 0.1 सेंटीमीटर, एंड इसमें देखेंगे वर्नियर कैलिपर उसमें 0.01 की होती है, और स्क्रू गेज में देखेंगे तो 0.001 की होती है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन एन एक्सपेरिमेंट द हाइट ऑफ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय अ वर्नियर कैलिपर्स हैविंग लीस्ट काउंट 0.01 centimeter is found to be 7.38 centimeter, then the actual height of the object may be, तो एक्चुअल हाइट ऑब्जेक्ट की कितनी होगी, 0.01 सेंटीमीटर उसका लीस्ट काउंट है, तो 2 डिजिट तक तो हम इसको छोड़ ही देंगे। उसके बाद तीसरी डिजिट को अगर हम राउंड ऑफ करके यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं तो देखो क्या होगा, यहाँ पे 2 डिजिट तक है, तो यहाँ पे ये आंसर तो नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे 2 डिजिट तक हमने छोड़ दिया है। तीसरी डिजिट को हमने यहाँ पे देखा तो ये 4 है, जो कि 5 से छोटा है, तो यहाँ पे राउंड ऑफ करके भी 7.39 होगा, तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। तीसरे पे जाते हैं 7.3792। यहाँ पे अगर हम तीसरी डिजिट को देखें, तीसरी डिजिट को अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 7.38 सेंटीमीटर आ जाएगा राउंड ऑफ करने के बाद। तो ये हमारा आंसर हो जाना चाहिए। ठीक, चौथा ऑप्शन देखते हैं 7.3882। अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, क्योंकि ये पाइप से ये भी बड़ा है, तो यहाँ पे ये आंसर होगा 7.39, जो कि हमारा मैच नहीं कर रहा है। इस वजह से ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल बॉल इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, 9 divisions of the main scale in the vernier calipers are equal to 10 divisions of vernier scale। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि एक मेन स्केल डिवीजन की जो लेंथ है वो 1 mm है। ठीक, द मेन स्केल रीडिंग इज 10 mm एंड 8th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल वाज फाउंड टू बी coincide exactly with one of the main scale division। If the given vernier calipers has positive zero error of 0.04 centimeter, then the radius of the bob is, तो बॉब का रेडियस कितना होगा ये बताना है हमें। ठीक है, कोई बात नहीं, बता देते हैं। तो क्या बोल रहा है वो, 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल मिल रहे हैं 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल से। 9 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन से, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन हमारा हो जाएगा 9/10 इंटू 1 mm इज इक्वल टू 0.9 mm के बराबर। अब लीस्ट काउंट की अगर हम बात कर लेंगे तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू हो जाएगा 0.1 mm के इक्वल, इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 0.1 mm के इक्वल लीस्ट काउंट हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है कि जो रीडिंग आएगी वो रीडिंग कितनी होगी, रीडिंग इज इक्वल टू होगी मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। तो मेन स्केल रीडिंग हमारे पास कितनी आ रही है, मेन स्केल रीडिंग हमारे पास आ रही है 10। ठीक, मेन स्केल रीडिंग इज 10 mm, और 8th डिवीजन उसका हमारे पास आ रहा है 1 डिवीजन, तो 8 इंटू लीस्ट काउंट कितना है हमारे पास 0.1, तो यहाँ पे ये आंसर हमारा हो जाएगा कितना 10.8, कितना आ रहा है 10.8 mm का। ठीक, अब देखो आगे क्या बोला उसने, अगर गिवन वर्नियर कैलिपर जो हमें दिया गया है उसमें पॉजिटिव जीरो एरर है 0.04 सेंटीमीटर की, 0.04 सेंटीमीटर की, तो यहाँ पे हमें कितना वहाँ दिया जाएगा, आओ देखते हैं। माइनस कर देते हैं इसमें क्या, एक्चुअल रीडिंग कितनी आएगी 10.8 माइनस 0.04 इज इक्वल टू 10.4 सेंटीमीटर है ना, 10.4 सेंटीमीटर। और क्या कहते हैं, तो अब हमें बोला क्या था सर, रेडियस निकालना था, तो रेडियस इज इक्वल टू d/2, ये हमारा डायमीटर हो गया, तो 10.4/2 इज इक्वल टू
कितना आ जाएगा 5.2 mm आ जाएगा, 5.2 mm। इसको हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 52 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। A screw gauge advances by 3 mm in 6 रोटेशन, मतलब 6 रोटेशन करते हैं तो वो कितना बढ़ता है 3 mm बढ़ता है। There are 50 divisions on circular scale, find least count of screw gauge। तो पहले तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला देख लो यहाँ पे स्क्रू गेज के लिए, इज इक्वल टू होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन होता है। तो पिच हमारे पास कितनी आएगी 3/6 अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं 50, तो 0.5/50 हो जाएगा। 0.5/50 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.01 के बराबर आ जाएगा लीस्ट काउंट। 0.01 mm के बराबर हमारा लीस्ट काउंट आ जाएगा। सेंटीमीटर में देखेंगे तो 0.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। 0.1 सेंटीमीटर हमारा, सॉरी एक मिनट, 0.01 आ रहा है तो 0.001 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा 0.001 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। In a screw gauge, the main scale has division in millimeter and circular scale has 50 division. Least count of a screw gauge is, फिर से इसने least count हमसे पूछा है और 1 mm बता रहा है सर्कुलर स्केल में, तो कितना हो जाएगा 1/50 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 0.02 mm के बराबर हो जाएगा। 0.02 mm के बराबर हो जाएगा और 0.02 mm दिया हुआ है और पूछा किसमें हमसे आंसर से माइक्रॉन्स में, तो इनटू 1000 कर देंगे इसमें तो हमारे ये माइक्रॉन्स में आ जाएगा इक्वल टू 20 माइक्रॉन्स हमारा आंसर हो जाएगा। 20 माइक्रॉन्स हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो ये रहे हमारे पहले 25 क्वेश्चन जो कि हमने आपसे डिस्कस किए हैं। अब जो नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है वो हमारे साथ डिस्कस करेंगे कैपी सर। और नेक्स्ट पेपर जो आपका होने वाला है वो है आपका केमिस्ट्री का, और सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो कि मूल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है क्लास 11 की एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर। देन नेक्स्ट डे आपका 17 को पेपर होने वाला है बायोलॉजी का, जिसमें कि लिविंग वर्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आने वाला है। एंड उसके बाद 18 को दोबारा से फिजिक्स का पेपर होगा। वो फिजिक्स का सेकंड पेपर जो होगा उसमें चैप्टर आने वाला है मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, पता नहीं आप कब इस वीडियो को देख रहे होंगे, इसलिए मैंने तीनों चीज़ एक साथ बोल दिया। तो स्वागत करता है आपके अपने प्यारे नाम यूनिवर्सिटी में, आपका प्यारा सा कैफी सर। जैसा कि 1 से लेकर 25 तक हमारे अनया सर ने कंप्लीट किया, वो भी ज़बरदस्त सेशन था। क्या बात है यार, शायद मैं इतना अच्छा कर पाऊँ। अब हम 26 से लेकर 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका मतलब सिर्फ आंसर से नहीं होना चाहिए कि नहीं आंसर आ गया बस खेल खत्म। यू मस्ट हैव टू नो कि क्या, कैसे और किस तरह से आंसर आया है। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि हम आंसर तो निकाल के रख देते हैं और सोचते हैं कि ये सही है, बट कहीं ना कहीं फंडामेंटल गलत रहता है। तो वो फंडामेंटल गलती दोबारा रिपीट ना हो, इसलिए सॉल्यूशन को देखिए ध्यान से। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, आधे घंटे में सब देख ले जाएंगे। तो चाहे 1x में 2x में आप आराम से देख सकते हैं, आराम से देखिए, आप आराम से सीख भी जाएंगे। स्क्रू गेज हैज अ लीस्ट काउंट, कितना है 0.001 है, एंड हैज नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। तो सी एस ऐसे लिख सकते हैं, लीस्ट काउंट ऐसे लिख लो। कितना दे रखा है 50, और आपसे पूछा क्या गया पिच। तो सबसे पहले इन तीनों के बीच में रिलेशन आपको पता होना चाहिए ना। तो क्या रिलेशन है, लीस्ट काउंट बराबर पिच अपॉन सी एस। क्या ये लिख सकते हैं? इस रिलेशन को प्लीज याद रखे रहिएगा। हो सकता है आपको याद हो, सकता है आपको याद ना हो, बट फिर भी प्लीज इसको याद रखे रहिएगा। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है आपको, एक एक स्टेप बता रहा हूं। हो सकता है लोग कह रहे हैं सर क्या आप एकदम एक एक स्टेप दिखा रहे हैं। और ये सी एस कितना दे रखा है आपको 50, और ये आपका क्या है पिच। सो व्हाट यू विल गेट, ये कटा। मैं एक एक स्टेप आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं बस, जबकि ऐसा मैं क्लासरूम में भी नहीं करता। तो कितना आंसर आ गया बच्चा 0.5 मिलीमीटर। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। देखिए कि स्टेप को हमने क्लियरली तरीके से सॉल्व किया बच्चा, बहुत आसान, लिटरली बहुत आसान है। क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन नंबर 27।
बढ़िया सवाल। अब कह रहे थे लेंथ ऑफ सिलेंडर इज मेजर विद द हेल्प ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, मेरे पास एक सिलेंडर है, आराम से देखिएगा, एक सिलेंडर, बहुत प्यारा सा सिलेंडर है, और इसको मेजर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर हुज स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेस स्केल is 0.5 millimeter and the 9 division of main scales are equal to the 10 division. ओके, अब यहां पर आपको बहुत ध्यान से देखना होगा क्या क्या दिया है। पहले देखो, इतने पार्ट से पहले इंफॉर्मेशन तुम निकाल लो, क्या क्या इंफॉर्मेशन है, तब जाके सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आपका क्या दिया हुआ है, मेन स्केल दे रखा, मींस एमएसडी दे रखा, कितना दे रखा मेन स्केल डिवीजन 0.5 मिलीमीटर। पहले क्वेश्चन को जो दिया इसको डिटेल लिखो, क्या पूछा बाद में देखो। 9 डिवीजन ऑफ एमएसडी, देखो क्या लिखा है, 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल्स आर इक्वल टू 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। कोई भी लेमन लैंग्वेज में एकदम सिखा रहा हूं मैं आपको, वीएसडी। तो दो कंडीशन दे रखे थे, सो हम लिख सकते हैं 1 वीएसडी बराबर 9/10 एमएसडी। तो ये मैंने लिखा। बहुत लोग को लग रहा है सर ये सब हमको पता है, आप प्लीज जल्दी जल्दी बताइए। नहीं, हो सकता है बहुत लोग नोविस हो सकता है अपनी तैयारी को लोग शुरू किए हो, तो मैं सबको देखते हुए बताऊंगा ना यार। ठीक है, ये रिलेशन लिख लिया, एमएसडी दिया हुआ है, ये लिख के हम लोग वीएसडी भी निकाल सकते हैं। क्या कह रहा है, इट इज ऑब्जर्व दैट कि 78th डिवीजन इन मेन स्केल, ठीक है, coincide with 6 डिवीजन ऑफ 1 ईयर। यहां पर एक कैच है, ध्यान रखिएगा, यहां लोग ऐसा गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं मैं भी बताता हूं। फाइंड द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। क्या बात है यार, क्या क्वेश्चन है यार। चलिए शुरू करते हैं। बेसिक फॉर्मूला आपको अगर मैं पूछूं, लीस्ट काउंट का रिलेशन क्या है, एमएसडी प्लस वीएसडी। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है बच्चा, एमएसडी माइनस वीएसडी। क्या लिख सकते हैं इस तरह से, बिल्कुल। व्हाट अबाउट एमएसडी, नथिंग बट हम इसको ये लिख सकते हैं, और ये कितना था वीएसडी मेरे पास 9/10। तो हाउ मच यू विल गेट, you will get 1/10 into MSD, and how much is MSD, वो आपको दिया हुआ है 0.5 millimeter. So how much you will get, you will get 0.05 millimeter, you will get least count. तो ये मैंने वैल्यू को निकाल के साइड में रख लिया, देखो ध्यान से। तो अपन लोगों के पास लीस्ट काउंट आ गया। और अब हमको लेंथ निकालना है, लेंथ। तो अब ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर थोड़ा कैच ध्यान रखिएगा, ये बड़ा खतरनाक चीज है, 6 डिवीजन ऑफ 1 ईयर। तो ये कैसा है बच्चा, ये निगेटिव वाला है, निगेटिव शायद याद होगा, ये इसके लिए। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि अक्सर लोग गलती कहां करते हैं इसमें, ये तुम्हारा वर्नियर स्केल, ये तुम्हारा मेन स्केल। अब ये जो 6 डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, तो नेगेटिव है कितना, बेसिकली 10 - 6 कितना हो जाएगा, ये 4 लेना होगा, ध्यान रखना इस बात को। तो लेंथ अगर हम बात करेंगे, लेंथ ऑफ सिलेंडर कैसे निकालेंगे, तो फिर आपको डिवीजन देखना होगा। क्या कितने डिवीजन है मेरे पास, 78 एमएसडी प्लस, मैंने बोला था यहाँ पर कैच है, 6 डिवीजन नहीं लिखना है, 6 into LC मत लिख देना, यू शुड हैव टू सब्ट्रैक्ट 10 - 6 बिकॉज दिस इज नेगेटिव 1। तो ये 4 into LC 78. What about MSD? MSD have already given the question. That is 0.5 mm. And this is your 4 plus 4. And we had already calculated the value of LC. That is 0.005 millimeter. No. Approximately आज 39 point something. That is 39.2 millimeter, or have to convert into centimeter because the answer is in centimeter. So you will get approximately these the correct answer. So answer is 3.93, that is 92 approximately. तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान से करना क्योंकि यहाँ पर कैच होता है। जब भी ऐसा सवाल आए देखना कि आदर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना। आपने थोड़ा सा भी वर्नियर कैलिपर पे काम अच्छे से किया होगा तो कोई नहीं।
ओके, क्वेश्चन नंबर 28। अब ये रहा आपके सामने, ध्यान से देखिएगा बच्चा। एक वायर जिसका लेंथ दे रखा है, रेडियस दे रखा है, मास दे रखा है। अच्छा, एक वायर है जिसका लेंथ दे रखा है, मास दे रखा है और रेडियस भी दे रखा है। मैं जब क्लास 11 में था तो मैं डायरेक्ट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिख देता था, जबकि इस पे ध्यान नहीं, जबकि ध्यान रखिएगा, दिस कुड बी लाइक ए सिलेंडर। सो डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। और मास को हमने कैपिटल एम से लिखा, वॉल्यूम ऑफ, कभी कभी कंफ्यूज मत होइए, देखा लेंथ, रेडियस, ये सब टर्म्स किस में आएगा? ऑब्वियसली सिलेंडर में कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो डेल रो अपॉन रो निकालना होगा अगर हमें, तो बहुत सिंपल है बच्चा, डेल एम अपॉन एम। बाकी तो आपको इतना तो आना ही चाहिए, डेल्टा एल बाई आर एंड डेल्टा एल बाई एल। शुड हैव रिमेंबर दिस वन, मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, व्हाट यू विल गेट, मल्टीप्लाई बाई 100। सो गिवन, यहाँ देखो ध्यान से, डेल्टा एम दे रखा है आपको, मैक्सिमम परसेंटेज रेन डेंसिटी पूछा है, दिस वन, दैट इज मल्टीप्लाई विद 100 भी लिख सकते हो। सो डेल्टा एम कितना दे रखा है आपके पास? 0.003 अपॉइंट 0.3। डेल्टा आर कितना दे रखा है? अपॉन आर, आर कितना दे रखा है? 1 प्लस डेल्टा एल। अब देखो, इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन। अगर आपकी कैलकुलेशन तगड़ी है तो आप कर ले जाओगे आराम से, जो भी आए उसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 100 से। और नोटिस करने वाली बात है कि ऐसी वैल्यू दी है कि एग्जैक्टली कट भी जाएंगे, ऐसा नहीं कि आप नहीं काट सकते, इसको आराम से काट सकते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे अप्रोक्सीमेटली, तो यू विल गेट 2.5। चाहे तो आप देख सकते हैं, दैट इज, मैं चाहूँ तो सॉल्व कर भी दो कैलकुलेशन, तो फाइनली इसको कैलकुलेट कर सकते हो, इट्स नॉट सो टफ। तो इसको सॉल्व करें अप्रोक्सीमेटली, ऐसा कितना आएगा? 2.5 ही आएगा बच्चे। तो सेकंड इज द करेक्ट। ऐसा नहीं, बिल्कुल टफ नहीं, आराम से आप कर सकते हैं, बहुत आसान है बच्चा। सो नाउ क्लियर हो गया? तो बेसिकली आपको डेंसिटी के पहले फॉर्मूला लिखना था, मास अपॉन दिस वन, और मैक्सिमम परसेंटेज पूछा है तो रो अपॉन रो इंटू 100। बाकी आपको थोड़ा सा एरर वाला चीज़ें तो आनी चाहिए, अदरवाइज तब तो फिर बहुत खराब बात है, अगर नहीं आ रहा है तो आप मेहनत करिए, अदरवाइज दिक्कत हो। इंटू 100 है ना, सो यू विल गेट दिस वन, फाइनली डेल्टा रो बाई रो आपका आ जाएगा यहाँ से। तो आसान है बच्चा, स्टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, कितना आसान सवाल है, बताओ, मन भी नहीं कर रहा करने का तुम्हें। अब देखो ध्यान से कैसे करेंगे। अभी मैंने इससे बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली भी। ये जब हम लोग छोटे से थे, हम लोग माँ बाप का नाम भूल गए थे, मगर हम लोग ये याद था, आर बराबर वी इक्वल टू ओम्स लॉ, वी बराबर आई है। अब इसको बहुत ध्यान से देखो, ये क्या कहना क्या चाहता है। देखो कह रहा है टोटल परसेंटेज इन आर, तो डेल्टा आर बाई आर, परसेंटेज याद है ना बेटा? यस। सो पहले लिखने का तरीका सीखो, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, वेरी गुड, एंड डेल्टा आई बाई आई इंटू 100, क्या बात है। सो डेल्टा वी अपॉन वी, देखो डेल्टा वी आपको ये दे रखा है 4, ये 50 इंटू 100 प्लस 0.2 अपॉन 20 इंटू 100। देखिए मैं आपकी मोहब्बत में कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये कटेगा 2 टाइम्स में, ये भाई साहब कट जाएंगे एक बार में, तो कितना आएगा? 8% प्लस 1%, 9%। परफेक्ट। सो विच इज आंसर करेक्ट? फर्स्ट इज द करेक्ट। सिर्फ आपकी मोहब्बत में हम लोग है ना, अच्छा हम लोग जब प्रिपरेशन कर रहे थे फॉर जेई के लिए स्पेशली, तो हम लोग की जो फैकल्टी थी, चैप्टर को आखिरी में पढ़ाते थे, तो वो कहते भी थे, क्योंकि ये चैप्टर उनके लिए होता है ना जो एंटायर फिजिक्स जानते हैं, जिनको सारे फॉर्मुलेज याद हो, तब जाके इसको करने में मजा भी आता है। अब जैसे 11वीं की बैच को पढ़ाना बहुत टफ होता है, इस चैप्टर को कहा जाता है फिजिक्स में सबसे आसान चैप्टर, मगर है सबसे टफ फॉर दोज हु आर इन क्लास 11th। फर्स्ट चैप्टर ये फॉर्मूला जानता ही नहीं होगा या जानता होगा। अच्छा 30 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। द फिजिकल क्वांटिटी पी दे रखा है और इज डिटरमाइंड बाय द मेजरमेंट ए बी सी डी ई, सेपरेटली विद द परसेंटेज एरर दे रखा है, सभी का मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एरर पूछा गया, पी में कितना होगा। सो वही चीज घूम फिरा के वहीं पर आ जाते हैं हम लोग। पहले आप लिखने का तरीका सीखिए। देखो ए की पावर कितना है बच्चा? 1/2, पी बाय 2, सी 2 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा सी की पावर 1। तो पहले हम इसको लिख लेते इस तरह से, 1/2 ए बाई ए, ठीक है ना, इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100, दैट इज डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 प्लस
3 आगे आ गया, डेल्टा डी बाई डी इंटू 100, बहुत लिखना पड़ता है यार। अच्छा 100 टू मल्टीप्लाई बाहर भी लिख सकते हो, मैं ही बेवकूफ हूँ जितना लंबा लिख रहा हूँ। 100 बस तुमको समझाने के लिए, परसेंटेज की फॉर्म में लिखने के लिए ना, ठीक। थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब ये हमने लिखा। अब देखो क्या कह रहा है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज मेजर्ड ऑफ पी इज कंट्रीब्यूटेड बाय, किसके थ्रू ज्यादा कंट्रीब्यूट मैक्सिमम कौन कर रहा है। सो लेट अस सी दिस। ये दे रखा है आपको, कितना दे रखा है बच्चा, ये 2 दे रखा है, तो 2 ये कितना परसेंट है, 2% है, तो ये 1% हो जाएगा क्योंकि पूरा कैंसिल हो जाएगा ना बच्चा। ये कितना दे रखा है, 3 दे रखा है ना बी, हाँ, तो 3/2%, 3.2 मतलब 1.5% बी के थ्रू। सी देखो बेटा, सी कितना दे रखा है 2%, तो ये 2% कंट्रीब्यूट करेगा। डी देखो बेटा 1, तो ये कितना करेगा 3% करेगा, है ना, ये परसेंट देखो। इन दी लास्ट बट नॉट द लीस्ट ई कितना कर रहा है 8, तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना हो जाएगा 4%, क्योंकि 1/2 से मल्टीप्लाई विद ए दैट बिकम्स ए 4%। तो इन सारे को देखो, ये ए है परसेंटेज, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। एंड देन जस्ट इमेजिन, ये सॉरी आपको देख के क्या लगता है किसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, एंड आई थिंक दैट्स वाज गिवन बाय द ई। सो ऑब्वियसली इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, आंसर थोड़ा आदमी ध्यान नहीं देता है और जल्दबाजी में ये ऐसे लगाता है, तो बहुत ध्यान से देखना क्योंकि लग रहा है बहुत आसान क्वेश्चन है, टिक करते समय गलती हो सकती है इस क्वेश्चन में, तो इस वक्त तो थोड़ा ध्यान रखना। तो आंसर इज ई एंड दैट इज सेकंड ऑप्शन, ठीक है। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 31, सेम एरर का क्वेश्चन है। ओके, डेल्टा एक्स बाई एक्स बोला गया है आपसे 1/2, सॉरी फिर से लिख देता हूँ, परसेंटेज पूछा ना, हाँ यस। सो 1/2 डेल्टा सी बाई सी प्लस 1/3 डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा ए बाई ए, यू शुड हैव कॉमन टेकन एज 100। हमने 100 बार लिख रहे थे आपको समझाने के लिए। सो ना परसेंटेज दे रखा है, ए का दे रखा है, बी का दे रखा है एंड सी का आपको दिया हुआ है। सुनो कितना दे रखा है, अच्छा उल्टा कर दिया है, सी का कितना दे रखा है 4, बी का कितना दे रखा है 3, ए कितना दे रखा है 1। सो कितना आ जाएगा बच्चा, ये 2% प्लस 1% 4%, प्लस माइनस कौन सा आंसर आएगा 4। सो 31 का थर्ड, दैट इज सिंपल एज मच एज, इतना बहुत सिंपल है बच्चा। सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा है, तो कुछ करना नहीं है आपको, बस पावर को मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा सेट करके आंसर निकाल देना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द असाइनमेंट ऑफ द वर्क। वर्क डेफिनेशन क्या है बच्चा, सबसे पहले वर्क देखो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बस में पढ़ते चले आओगे। और डायमेंशन और यूनिट देखो तो आपको लगेगा न्यूटन और ये लगेगा मीटर, है ना, बट इसको डायमेंशन भी निकाल सकते हो। बट एसआई यूनिट क्या है बच्चा इसकी, दैट इज जूल, ये ध्यान रखना, दिस इज एसआई यूनिट। डायमेंशन डिफरेंट थिंग, ठीक है, जूल, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये आपको बहुत यूज करना है। 33, द डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स। ओ मागुच रूल ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स कैसे, देखो ये है सर्कल पाथ, और आपको पता है सेंट्रिपिटल फोर्स मोस्टली हमें कहाँ मिलेगा, जब पार्टिकल टू सर्कल पाथ पे मूव करेगा, लेट्स सपोज मास है। और आप कभी भी जाओगे, सेंट्रिपिटल फोर्स का मतलब ये है कि कोई भी बॉडी जब सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसके पास दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक एसी होता है और एक एटी होता है। अभी आप एसी देखो, इसको सेंट्रिपिटल क्योंकि दैट इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर, और वो कितना होता है v² बाई, हाँ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है, फोर्स क्या होगा, न्यूटन का सेकंड लॉ, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, पहले आप ये लिखो, है ना, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रिपिटल फोर्स, पहले एक्सेलरेशन फिर फोर्स, तो ये हमारा m हो गया, ये v² बाई r। अब आप डायमेंशन लिख सकते हो, दिस इज सेंट्रिपिटल फोर्स। अब ध्यान से देखिए बच्चा, m क्या है, मास, v का डायमेंशन क्या है, lt-1, सो lt-1 का स्क्वायर, एंड दैट इज लेंथ, भाई ऑब्वियस सी बात है रेडियस को लेंथ में ही लिखोगे ना मीटर में, m l² t⁻², ये कितना है, हाँ
तो ये कट के कितना आ जाएगा बच्चा, ML1। अब ये आपने इतना लंबा किया यार, मैं बेवकूफों की तरह इतना लंबा कर रहा हूं, बट आपको एक लाइन में सॉल्व करना है। कैसे? जैसे वर्ड फोर्स सुनाई दे आपको, जैसे वर्ड चाहे फोर्स सुनाई दे, वो चाहे कोई भी फोर्स हो दुनिया का, यू शुड हैव ऑलवेज रिमेंबर द डायमेंशन इज MLT-2। इसमें कुछ भी बिना सोचे समझे, कितना भी कोई कहे नहीं बेटा ऐसा नहीं है, बिना सोचे समझे भरोसा रख के आप इसका आंसर लिख सकते हैं। हाँ, और मैं बेवकूफों इतना लंबा लंबा सॉल्व कर रहा हूं नहीं, यहां पर मैं आपको एक टर्मोलॉजी समझा रहा हूं, बट आपको एग्जाम में डायरेक्ट करना है इतने स्मार्टली वे में। अब एक इक्वेशन दे रखा है बच्चा, क्या दे रखा है, S बराबर BT प्लस C स्क्वायर T स्क्वायर। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ B? B पूछा है एंड C पूछा है। अब तुमको पता है S क्या है, इन मीटर में है, लेंथ है, तो ये भी मीटर में आएगा, तो हर एक टर्म मीटर मीटर में होगा नहीं होगा, ये BT भी किस में आएगा, लेंथ मीटर में आएगा, T टाइम होता है, सो B बराबर क्या आ जाएगा, LT-1। तो ये तो ऑप्शन सेकंड होगा, तो थर्ड होगा, बट सी कैसे निकालेंगे, ये भी कितना होगा बच्चा, क्योंकि हमने पढ़ा होगा ना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखो यहाँ देखो, सी स्क्वायर, ये तो तुम्हारा टी स्क्वायर है, ये एल हो गया, सी स्क्वायर बराबर एल T-2। अब ये सी हटेगा, एल की पावर 1/2 T-1। क्या ये लिख सकता हूँ मैं इस तरह से? बिल्कुल। सो कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको? आई थिंक सेकंड इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो एक एक टर्म्स, अगर लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड भी वही होगा, और हर एक टर्म चाहे वो कितना भी मल्टीप्लाइड हो आपस में, उन सभी का भी मीटर मीटर होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 35 स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ सिलेंडर मेजर विद मीटर रॉड हैविंग लीस्ट काउंट दे रखा है 0.1। ये तो पहचानते हो लीस्ट काउंट कैसे लिखते हैं। इस डायमीटर मेजर विद वर्नियर कैलिपर हैव अ लीस्ट काउंट कितना दे रखा है, तो डायमीटर देखा तो रेडियस क्या होगा, जस्ट हाफ, दैट इज 0.005। ये कैच है बच्चा, रिमेंबर वन थिंग, गिवन दैट लेंथ दे रखा है आपको कितना, 5 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। द परसेंटेज एरिया इन द कैलकुलेटेड वैल्यू वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का, अभी बताया था बच्चा, पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो ये बेसिक फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए कैसे भी करके। अब देखो, डेल्टा वी बाई वी 2 डेल आर बाई आर डेल एल अपॉन एल। कैन वी राइट दिस वन? यस, लिख सकते हैं। डेल आर कितना है मेरे पास, 205/2। डेल एल कितना दे रखा है बच्चा, 0.1 अपॉन 5 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करो तो अप्रोक्सीमेटली 2.5% आएगा बच्चा। चेक करके देख लो चेक कर। ठीक है, 0.5 ही आएगा, 2.5, परफेक्ट, बिल्कुल सही। कैलकुलेशन आपको आना ही चाहिए, अगर इतना नहीं है तो गलत बात है बच्चा। ओके, 36, इफ ई एम जे जी आर रेस्पेक्टिवली एनर्जी, मास, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ई स्टैंड फॉर एनर्जी, एम स्टैंड फॉर मास, जे स्टैंड फॉर एंगुलर मोमेंटम, एंड जी स्टैंड फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देन एमिशन कांस्टेंट कितना होगा, वाह काफी बड़ा है, m की पावर 6 g स्क्वायर ई जे स्क्वायर। अब आपका सभी को डायमेंशन पता होना चाहिए। ओके, सो m तो बहुत सिंपल है, g आपका एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, अब आपको डायमेंशन सभी की याद होनी चाहिए, नहीं याद होगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई। याद तो करना पड़ेगा आपको, चाहे मर के याद करिए चाहे अच्छा याद करिए। या मैं सभी की निकाल देता हूँ, चलो निकाल देता हूँ डायमेंशन। एनर्जी डायमेंशन क्या होगी बच्चा, चलो एनर्जी देख लेते हैं। ई एनर्जी क्या होता है आपको, वर्क होता है, वर्क ही क्या है आपके पास, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स डायमेंशन क्या होता है, MLT-2 इंटू एल, तो ML स्क्वायर T-2। ये एनर्जी का डायमेंशन आ गया। ठीक है, लिख लेते हैं साइड में। एंगुलर मोमेंटम L बराबर MVR, आपकी मोहब्बत में निकाल रहा हूं ये सब, ये M हो जाएगा LT-1, ये L हो गया, कितना हो गया ML स्क्वायर T-1। ठीक है, ये सब मैं निकालता जा रहा हूं, एक बार चेक करते जाना आप भी, कमेंट सेक्शन में बताना कुछ भी इधर उधर लग रहा हो तो। ना एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दे रखा है G, तो G कैसे निकाला था आपको पता है, F बराबर G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर।
सो जी ये कितना होता है, एम एल टी माइनस टू एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, एम की पावर -1 एल क्यूब टी माइनस टू। देख लो यही है ना, एक एक हम लोग चेक कर लेते हैं क्या सच में यही है कि कुछ और है। सो जी की पावर m-1 एल की पावर 3 टी की पावर -2 ठीक है, और ई का है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, बिल्कुल सही, और एल कितना है एम एल वी स्क्वायर टी -1। तो मैंने एक एक का डायमेंशन निकाले, अब इतनी मेहनत तो आप कर ही सकते हो ना मेरे लिए। अब इन्हीं को सब ले आके यहाँ पर रख दो, ठीक है। तो काफी खतरनाक और बड़ा और खूंखार टाइप का सवाल बन गया ये, तो मैं फिर भी आपकी मोहब्बत में कर देता हूँ इसको। तो काफी लेंदी, टफ नहीं लेंदी है, गलत होने के चांसेस बहुत है इसमें, क्योंकि ये कैलकुलेटिव है। जी कितना हो गया आपके पास, दिस इज जी है ना। देखो अब नोटिस करना, ये -2 तो एल की पावर 4 बनेगा ऊपर, एल की पावर 6 टी की पावर -4। अब नीचे देखो m की पावर 2 है ना, इस 1 3 l 2 2 4 2 6 -2 and that is, अरे बाप रे बाप, m स्टैंड फॉर मास। आपकी मोहब्बत में मैंने एक पार्ट को सॉल्व किया है, ठीक है। 36 का बी। 37 मैच द कॉलम। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना, ABCD दे रखा है आपको, तो आपको यहाँ पर करना कुछ नहीं, यहाँ पर आप दो अगर सही निकाल देते हो तो बाकी तो अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है। चलो ए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस R बराबर V बाई आई। V क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस अपॉन आई। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सर, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स का क्या होता है -2, और ये कितना होता है A इंटू टी। हाँ, तो ये पावर 3 पर जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, और A की पावर -1 हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरे पास ये आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, एम एल टी माइनस 3 A की पावर -1, डिस्टेंस है L और A T, ये हो गया करंट। क्या क्या कट रहा है आपका, एम एल स्क्वायर A की पावर -2 T की पावर -4। सो लुक एट दिस, किसके साथ रिलेट हो रहा है, एम एल स्क्वायर T की पावर -2, सॉरी सही किया ना मैंने कहीं पर, कोई दिक्कत, ठीक है, मैंने रख दिया। डिस्टेंस इज लेंथ L, ओह सॉरी उल्टा कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैंने निकाल लिया था, क्या आया था, एम एल टी माइनस 2, डिस्टेंस हमारा L था और ये हमारा क्या आ गया, सॉरी A की पावर -1 था, और ये A होगा ना, करंट से हमने AT लिख दिया, कोई नहीं। सो एम एल स्क्वायर A की पावर -2, सॉरी T की पावर -3, ये हुआ रेजिस्टेंस का डायमेंशन। तो डायमेंशन अक्सर वो याद नहीं होता, फिर इंसान भूल भी जाता है। तो ये किसके साथ रिजेंबल कर रहा है, A इज इक्वल टू R, तो A के साथ आ गया तो थर्ड हो गया, तो फोर्थ होगा। अब मेरे को बस B चेक करना है, अगर B सेटिस्फाई करके तो ठीक है। कैपेसिटेंस Q बराबर CV होता है, Q की जगह पे क्या लिखोगे आप लोग, A इंटू टी। C निकालना है, V की जगह पे क्या लिखेंगे आप, अब देखो यहाँ पर लिवी बताया था ना, V ये दैट इज पोटेंशियल, पोटेंशियल कितना आया था डायमेंशन, ये है डायमेंशन पोटेंशियल का, मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पर, एम एल स्क्वायर
ए की पावर -1 -3, ठीक है। तो ये हमने क्या लिखा, m l स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। अब नोटिस करो, अब c निकालना है, c कितना हो जाएगा, अब देखो ये नीचे आएगा, अब ये 80 अपॉन m l स्क्वायर -1, मैं देखो बहुत आराम आराम से कर रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोग डायमेंशन निकाल के सोच रहे हैं कि हम बहुत तेज हैं, बेटा ये फिजिक्स नहीं है, ये छोटी सी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है। असली फिजिक्स 1D से स्टार्ट होती है, ठीक है। t की पावर 4, ये रहा आपका, सो m -1 a की पावर -2, ठीक है सर, सॉरी +2 होगा ना, ऑब्वियसली बढ़ गया तो +2 आएगा, +2 t की पावर 4 और l की पावर -2, तो आई थिंक दिस वन इज p, फोर्थ इज द करेक्ट, मुझे कोई जरूरत ही नहीं आगे निकालने की। फॉर्मूले से देखो, मैं खुद डायमेंशन किसी का याद नहीं रखता हूँ, आई हैव नो द फॉर्मूला, तो मैं आराम से रख के निकाल सकता हूँ। उस वक्त थोड़ा ध्यान रखना, देखो कि एरर होने के चांसेस होते हैं, लाइक जैसे मैं अभी देख रहा हूँ तो उधर मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो सकती है, बट इट्स नॉट अ मेजर इशू। आप एक बार निकालना, फिर से दूसरी बार रिवाइज कर लेना। 38 द मास ऑफ सन दे रखा है, रेडियस, एक्सप्रेस डेंसिटी, अब देखो डेंसिटी तो बहुत सिंपल है बच्चा, मास ऑफ सन अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा 4/3, ये तो कैलकुलेशन है बच्चा, 3m अपॉन 4πr3, m आपको दिया हुआ है 3.14 और रेडियस कितना दे रखा है 7 × 10⁸ पावर 3, तो यू कैन सॉल्व दिस वन, यू विल डेफिनेटली गेट 1.392 अप्रॉक्सिमेटली। सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं 3 to 6 2 3 2 to 4 3 3 सॉरी, हाँ मतलब ठीक है, मतलब अप्रॉक्सिमेटली आप सॉल्व करोगे तो वही एग्जैक्टली आ जाएगा, इसमें ऐसा कुछ था नहीं। 39 द स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, हाँ ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप लोगों को फॉर्मूला नहीं पता होगा, कह रहा है √L × C, आप LC ऑसिलेशन कभी पढ़ेंगे, LC ऑसिलेशन में देखने को मिलेगा ये, या फिर LCR सर्किट में, अगर आपको पता हो रेजोनेंट कंडीशन जो होती थी XL = XC, where XL is nothing but omega L, what is 1/omega C, C is nothing, omega is √L/C, this is your angular frequency, remember। अब यहाँ फंस सकते हो, 2πf हो सकता है, सो 2π/T, तो T बराबर √L × C है ना, यही तो पूछा ना डायमेंशन, तो ये कितना हो जाएगा टाइम का डायमेंशन, टाइम ही तो होगा, ऑब्वियस सी बात है। कैसा लगा? ओके, क्वेश्चन नंबर 40, बहुत आसान सवाल है यार, इसको तो मैं एक बार में कर ही ना पाऊँ। T बराबर क्या होता है 2π√L/G। अब देखो ध्यान से बच्चे, यहाँ पर बड़ा फंसाने वाला सवाल पूछ देता है, 1% लेंथ में एरर दे रखा है, 3% टाइम पीरियड में दे रखा है, G का पूछा गया, तो जिसके बारे में पूछे ना उसको अकेला बना दिया करो। कैसे? अब ये फॉर्मूला तो भाई सबका फेवरेट है, तो T² कर दिया, 4π² L/G, मैंने रूट दोनों साइड, तो G बराबर क्या हो गया 4π² L/T, है ना, T², ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल। अब देखो परसेंटेज एरर पूछा, ΔG/G, ओके, कितना हो जाएगा, किसी में कोई दिक्कत ना, ठीक है। अब ये देखो ΔL/L और 2, है ना, ΔT/T, तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये 1 था और ये 3, कितना आ जाएगा 7% आंसर आ जाना चाहिए। सही है, फर्स्ट इज करेक्ट, सही है। इसमें बस ये ध्यान रखना, इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ठीक है ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर, तो बहुत आसान है, ऐसा नॉट रॉकेट साइज। 41 अब देखिए क्या कह रहा है, 1.10030 में सिग्निफिकेंट फिगर कितना, यार ये तो यार बहुत आसान सवाल है यार, अब इसमें हमसे ना पूछ लेना भाई, इसका आंसर क्या होगा 5, ये बहुत आसान है, लिटरली बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप इस सब में दिक्कत होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी यार। ना, क्वेश्चन नंबर 42, जो क्वेश्चन अच्छे वही करेंगे ना ज्यादा डिस्कस, जो क्वेश्चन बहुत इजी उनका कोई मतलब नहीं बनता है।
द टाइम डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी p इज गिवन बाय दिस वन। ठीक है, p बराबर p नॉट p e माइनस अल्फा टी स्क्वायर, वेयर अल्फा इज कांस्टेंट, टी इज टाइमेबल। तो ये बड़ा तगड़ा सवाल है। क्यों? देखो ध्यान से, ये हमेशा पावर कांस्टेंट होता है, एक नंबर ही होता है, तो अल्फा टी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट आएगा। सो अल्फा ये कितना था, टी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, सो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर -2, बिकॉज नीचे तरह जाएगा। हैज डायमेंशन, बिल्कुल होगा, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 43 डेंसिटी ऑफ वुड दे रखा है जीसीसी में, तो आपसे पूछा एमकेएस से पूछा। यार ये सब तो बहुत आसान है, लिटरली बहुत आसान है, ये सब तो आपको आना चाहिए। देखो कैसे, अब यार इसमें तो हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। -3 और 10 की पावर -2, -2 की पावर 3, ठीक है। अभी किस में कन्वर्ट हो गया, एमकेएस मास के जी, ठीक है। तो कितना सॉल्व करने में कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, ये आ जाएगा 500 के जी ना, ठीक है ना। ये 10 -6, हाँ -6 हो गया ऊपर, +3, ठीक है ठीक है, फर्स्ट इज करेक्ट। ये आसान है यार, बहुत आसान है। हाँ, द डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ L अपॉन R CV, CV, अच्छा ठीक है, ओके। अब मैं थोड़ा सा इसको सोचूंगा, L/R, CV किसका डायमेंशन होता है, सॉरी RC, कुछ और करते हैं, कुछ और करते हैं, क्या करते हैं, RCV, Q बराबर CV से करेंगे तो L इंडक्टेंस आपको बताना चाहिए ना, R रेजिस्टेंस है, C कैपेसिटेंस है, V वोल्टेज है, L इंडक्टर है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला कौन सोचे इसमें, तो मेरे को कुछ करना पड़ेगा क्या। देखो Q बराबर क्या पढ़ा है आप लोगों ने, CV, और देखो एक टाइम कांस्टेंट RC सर्किट में होता था और एक L में होता था, L/R होता था, है ना, ठीक है। सो L/R तो हमारा टाइम कांस्टेंट है, टाइम, इसको ना टाइम कहते थे LR सर्किट में, अगर आपने पढ़ा हो तभी, अदरवाइज नहीं पढ़ा हो तो फिर कैसे सॉल्व होगा। सो ये T लिख सकता हूं मैं टाइम, और CV को मैं क्या लिख सकता हूँ, चार्ज, तो 1 अपॉन करेंट आ गया। तो ये डायमेंशन A की पावर -1 आना चाहिए। हाँ, 44 का थर्ड, परफेक्ट। Now 45, Rn represent the resistance and inductance which of the following combination has a dimension of frequency R, okay। अभी देखो तुमको बताया मैंने, टाइम का क्या था, टाइम कांस्टेंट, अगर LR सर्किट पढ़ा होगा तो ये खाया था ना चैप्टर। यार ऐसा है कि पहले से पता होना चाहिए, दैट इज टाउ L कहते हैं, -L/R, L/R आ गया, और ये टाइम है। फ्रीक्वेंसी क्या डिफाइंड है, 1 अपॉन टाइम, है ना। सो वी कैन जस्ट रिवर्स R/L, तो आई थिंक फर्स्ट इज द करेक्ट, 45 का फर्स्ट। वोल्ट पर मीटर, यस, dV इक्वल टू -E.dr, ये रिलेशन तुम्हें याद रखना। देखिए अब ये 11 का बच्चा तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, एंड दिस क्वेश्चन फॉर दोज हु हैज कंप्लीटेड देयर 11th एंड 12th, दोज हु आर ड्रॉपर, सच में 11 के बच्चे के बिल्कुल ही नहीं है, एंड दैट्स इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्थ इज द करेक्ट। ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, V बराबर पोटेंशियल बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। नाउ 47 इन द इक्वेशन, अरे वाह क्या बात है। देखो जब भी हम 10 की पावर समथिंग कहते हैं, यहाँ पर हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, नो डायमेंशन, तो यहाँ पर A, यहाँ पर भी नंबर, तो यहाँ पर भी एक कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, AV बराबर कांस्टेंट। AV ऑब्वियस सी बात है, बताना चाहिए V क्या है, स्पीड, और स्पीड डिस्टेंस क्या होती है, LT-1। ओ भाई ये क्या दे दिया। अब तुम्हारा लॉजिक सोचो कि L इसके टर्म में लाना है, तो तुमने शायद ये रिलेशन पढ़ा होगा, √μ0, यह है स्पीड ऑफ लाइट, इसका डायमेंशन क्या होगा, LT-1, परफेक्ट। अब खुद सोचो, ये तुम्हारा कांस्टेंट है, ये तुम्हारा स्पीड है ना, ये, और इसका डायमेंशन क्या था, 1 अपॉन म्यू, एंड जस्ट कंसीडर लाइट ऑफ स्पीड, ठीक है ना, इन प्लेस ऑफ V यू कैन राइट दिस वन, सो A इज नथिंग बट √μ0 ε0, दिस विल बिकम फर्स्ट इज द करेक्ट। तो ये आंसर अच्छा क्वेश्चन है, बट रिलेशन ये याद होना चाहिए, अदरवाइज तभी सोच पाओगे, खत्म होना कहानी। अच्छा लोग बच्चा, क्वेश्चन में 48 बड़े सवाल है, बताओ क्यों। एक्चुअली हुआ क्या ना कि इसमें जो डायमेंशन दे रहा है Q इज द चार्ज, ये किसका डायमेंशन है पूछ रहा है, बस ये भी बताना चाहिए कि M क्या है, M क्या है, L क्या है, ये बोलना चाहिए ना, Q इज इलेक्ट्रिक चार्ज, M इज मास और लेंथ, ये कहना चाहिए ना। ठीक है, कैसे सोचे हम इसमें थोड़ा सा,
ठीक है। अच्छा, ये बताओ, इंडक्टर देखा आप लोगों ने? मैंने यही क्यों सोचा, क्योंकि यहाँ पर वेबर और लेंथ जैसे चीजें, हेनरी जैसी यूनिट आ रही, तो यहाँ हमें इंडक्टर पास जाना पड़ेगा। और अगर कैपेसिटेंस जैसा चीज आता तो माइक्रोफैरेड, तो फिर हमको कैपेसिटर लेना होता। इसकी एनर्जी अगर करंट आई तो कितना आ जाता है एनर्जी इसमें? मैग्नेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है ना। और आई नथिंग बट क्यू बाई टी, हाफ एल क्यू स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, लिख सकते हैं बिल्कुल। और एनर्जी की डेफिनेशन डायमेंशन होता कितना है? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब बताओ क्या लिख सकते हैं हम लोग? हाँ, ये मल्टीप्लाई होगा तो दिक्कत, ये हमारा इंडक्टर है भाई। इंडक्टर साहब के का आपको तो पता ही, इसकी हेनरी होती है। अब हेनरी मीटर स्क्वायर की हेनरी आ रहा है, अब ये जो मल्टीप्लाई होगा ना तो ये खत्म कर देगा, और ये कितना आ जाएगा? एम एल स्क्वायर क्यू स्क्वायर, एंड दैट इज नथिंग बट हेनरी। आई थिंक जहां तक मुझे लग रहा है दैट इज 4 इज द करेक्ट आंसर। 48 का 4, ठीक है, सही है। बट यहाँ पर बोलना चाहिए एम इज मास लेंथ, और हमें पता है ये मैंने सोचा क्यों, कैसे सोचा ये, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑप्शन में ऐसा दे रखा है, वेबर दे रखा है, तो इंडक्टर चैप्टर पढ़ा होगा आपने, इंडक्शन, तो वहां पर ये सब चीजें यूज हुई, इस वजह से मैंने उस चीज को रिलेट किया। अब वो वही रिलेट कर पाएगा जो ऑप्शन दिखेगा, अदरवाइज ये जल्दी होगा नहीं सॉल्व क्वेश्चन। ओके, 49, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है 49 तो। अब थोड़ा सा डायमेंशन अगर फटाफट पता होगा तो जल्दी हो जाएगा। हम्म, चलो, इफ, अब मैं इसको पूरा लिख लेता हूँ यार, ये सवाल थोड़ा तगड़ा है। VC ईटा की पावर x रो y r की पावर z, ठीक है। VC क्या है? क्रिटिकल वेलोसिटी है, ओके। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एंड r इज रेडियस। द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड z कितना होगा? ठीक है, ओके। VC इक्वल टू होना चाहिए ना यार यहाँ पर, ये दिक्कत है। तभी मैं सोचू ये कैसा एक्सप्रेशन दे रखा है, ये VC इक्वल टू है, सॉरी, VC इज क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी का पहले हम लोग डायमेंशन लिख लेते हैं, और वेलोसिटी डायमेंशन LT माइनस 1 ही रहता है। ईटा बड़ा खतरनाक है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ईटा A V बाई एक्स। अब ये कितना होता है? MLT माइनस 2, और ये कितना? एल स्क्वायर LT माइनस 1 अपॉन L। ये L से L कैंसिल, और ये L से L यहाँ कैंसिल। कुछ गलती हो तो बताइएगा, सॉरी। MT माइनस 2 ईटा इंटू LT माइनस 1, सो ईटा क्या हो जाएगा? L माइनस 1 तो T की प्लस 1, ये आना चाहिए डायमेंशन। चेक कर लीजिए एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। ML माइनस 1 T माइनस 1 और प्लस 1, ओ हाँ माइनस 1 होना चाहिए, दैट्स ट्रू, ठीक है, माइनस 1, बिकॉज ये नीचे जाएगा तो ऊपर माइनस 2 प्लस 1 1 होगा। ईटा निकाल लिया, डेंसिटी कितना होगा? मास अपॉन लेंथ, और ML माइनस क्यू, सबका लिख लो ना। और R, व्हाट इज R? R क्या बोला था? रेडियस ऑफ द ट्यूब, तो ये तो L ही हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, सो लिखा हमने क्या? M की पावर 0 LT माइनस 1, ये हमने क्रिटिकल वेलोसिटी डायमेंशन लिखा। और यहाँ पर क्या था? ईटा कितना दे रखा था हमें? M, और ये कितना है? X, डेंसिटी कितना है? और ये कितना है? L की पावर Z। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? M की पावर X पावर Z, तो M एक साइड कर दूं मैं, X प्लस वाई, और L कितना है बच्चा? ठीक है, माइनस एक्स माइनस 3y प्लस जेड, और t की पावर माइनस एक्स। क्या ये इक्वेशन बनेगा? नहीं बनेगा? चलिए चेक कर लीजिए सभी लोग। m x प्लस 1 l माइनस एक्स माइनस 3y प्लस जेड, t की पावर माइनस एक्स, परफेक्ट।
एंड दैट्स डायमेंशन इक्वल टू नथिंग बट ये रहा। अब मैंने इसके जगह पे क्या लिख दिया, m की पावर 0 l कहाँ गया, हाँ t माइनस 1। अब देखो x प्लस वाई इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन, माइनस एक्स माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 1 एंड माइनस x इक्वल टू 1। सो देयरफॉर x की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी और इसको अगर हम यहां ले आकर रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो अपन को ये दो वैल्यू तो मिल गई, x मिल गया और y मिल गया। एंड z की वैल्यू कैसे आएगी, अब z वैल्यू यहां पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 3 की तरह माइनस 3 प्लस z इक्वल टू 1, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो z बराबर क्या आएगा 3 आ जाएगा, है ना भाई, और माइनस 1 प्लस 2 उधर से आ जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, दैट इज 3। तो ये वैल्यू निकाली, x की वैल्यू माइनस 1, सॉरी हाँ यहाँ गलती कर दी क्या मैंने, ये हाँ ये हाँ सॉरी ये माइनस 1 था, यस यस यस, क्योंकि ये रखा था ना डायमेंशन, ये माइनस 1 था, हाँ x की पावर कहाँ गई, कहीं गलती, हाँ ये x बराबर प्लस 1 आएगा, सॉरी y की वैल्यू माइनस 1 आएगी, ठीक है। नाउ अब देखो क्या लिखा गया है, एक्चुअली मैंने माइनस 1 लिखना भूल गया था, तो x ये पावर रिलेट हो गया तो 1 हो जाएगा, और यही 1 ले आके मैंने यहाँ रखा तो y की वैल्यू माइनस 1 हो जाएगी। अब मैं यहाँ लेके रखता हूँ सारी वैल्यू, माइनस 1 प्लस 3 प्लस z, सही जा रहा हूँ ना, हाँ माइनस 1, ठीक है, और ये 1, सो प्लस 2 उधर जाएगा तो z की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 1। अब चेक करें, x की वैल्यू प्लस 1 आ रही है, प्लस 1 आ रही है, ठीक है, y की वैल्यू माइनस 1 आ रही है और z की वैल्यू भी माइनस 1 आ रही है, तो आई थिंक सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल बढ़िया सवाल था यार। तो ध्यान रखना यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया तो उधर हो गया, क्योंकि मैं माइनस 1 लिखना भूल गया और मैं रट के तो कुछ बैठा नहीं हूँ, जैसे मैनुअली सॉल्व करना वैसे सॉल्व, क्योंकि यहाँ पर एल टी माइनस 1 है तो माइनस 1 लिखना भूल गया, तो ये दिक्कत होगी, बट फिलहाल बढ़िया है ये, ठीक है ना, परफेक्ट। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर दिस, ये क्या है भाई, ये कुछ नहीं है, देखने में डर लग रहा होगा कि ये भगवान क्या दे दिया यार। सबसे पहले रिलेशन देखो क्या है, आप पहले ऐसे लिख लो, ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक साइड इस तरफ इसको कर दिया 1/c और म्यू बराबर एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया 1/c, और आपको पता है c इज नथिंग बट स्पीड ऑफ लाइट है, और लाइट की स्पीड को हम लोग किसमें लिखेंगे, एल टी माइनस 1 2 एल की पावर माइनस 2 टी की पावर प्लस 2, पूरा दिस हो गया, सो एल माइनस 2 टी की पावर प्लस 2 की माइनस 2, तो क्या हो जाएगा एल की पावर प्लस 4 टी की पावर माइनस 4, आई थिंक सो दिस इज द फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, 50 का डी, 50 का डी होगा आंसर, यस परफेक्ट। सो आई थिंक आई होप कि आपको सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कहीं भी कोई क्वेरी हो कोई दिक्कत हो प्लीज उसको रेक्टिफाई किया जाएगा, एंड देन आई डिस्कस ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम 26 to 50। मैंने बहुत आहिस्ते आहिस्ते आराम से किया, जैसे आप पेपर में करते हैं वैसे मैं भी यहाँ पर कर रहा हूँ, और इस चैप्टर में कोई भी कंसेप्ट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, रॉकेट साइंस इज जस्ट नॉमिनल सब्जेक्ट। अब जो सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला 1D से, अब मैं आपको असली फिजिक्स से मिलवाऊंगा वहाँ पर, ठीक है। तो ये तो बहुत नॉमिनल चैप्टर था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इसमें ऐसा रॉकेट साइंस तो था नहीं। चलिए बच्चा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी जोश के साथ, इसी काम के साथ।